आदिवासियों और पिछड़ों से भेदभाव न करे तो फिर उन्हें परेशान होने की भी कोई जरूरत नहीं है। आखिर चोरी के खिलाफ बने कानून से चोर ही तो डरता है ना, ईमानदार लोग थोड़ी डरेंगे। खैर, इसीलिए यहां यह सवाल उठता है कि सवर्ण आखिर क्यों डर रहा है। खैर, यूजीसी का विवाद क्या विधानसभा चुनाव तक चलेगा? खासकर उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, सबसे ज्यादा बवाल उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। इस्तीफे भी हो रहे हैं। आज बीजेपी के 10 पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, उस पर भी बात करेंगे। लोगों का ध्यान भटकाकर सरकार कोई और खेल कर रही है क्या? इन सब के बीच ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है उत्तर प्रदेश में। वैसे बीजेपी ने इस समय राहुल गांधी को घेरने के लिए जो असमिया गमछा विवाद चलाया है ना, और कल जिस तरह राहुल गांधी को अपमानित करने की कोशिश की गई, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे भड़क गए हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है आपके सामने रखता हूं, जरा उनकी बाइट को सुन लीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। हम तो संविधान के बचाने के लिए पूरी हमारी कोशिश है, और संविधान को अपमान करने वाले लोग 2 अपोजिशन लीडर्स को तीसरे पंक्ति में बिठाते हैं और वो स्टेट मिनिस्टरों के साथ खड़ा करते हैं, और स्टेट मिनिस्टर्स के साथ वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलने के लिए भी ठहरे हैं वो लाइन में, तो हमको स्टेट मिनिस्टर्स के लाइन में डाल दिए, बिठाते वक्त भी स्टेट मिनिस्टर के लाइन में डाल दिए। तो ये इतना अपमान अपोजिशन। आपको बता दूं दोस्तों कि खड़गे ने यह भी कहा कि कल राष्ट्रपति भवन में राहुल गांधी ने पटका पहना था, लेकिन बाद में उसे उतारकर हाथों में रख लिया। वैसे सवाल यह है कि एट होम में चुनावी राज्य के किसी प्रतीक को जगह क्यों दी गई? क्या अब मोदी राष्ट्रपति से भी चुनाव प्रचार करवाएंगे? क्या यही बाकी रह गया है? अगर आपको समझ में नहीं आया हो, जो साथी इस न्यूज से वाकिफ नहीं होंगे, उनके लिए बता दे रहा हूं ये पटका क्या है, ये चुनावी राज्य में क्या बोल रहा हूं, असम की बात क्यों कर रहा हूं। दरअसल हुआ ये, पहली बात, 2 बातें कल हुई हैं। पहला, आप लोगों ने कल शाम के न्यूज पॉइंट में देखा होगा, जब हम लोग बात कर रहे थे कि कल गणतंत्र दिवस के परेड में जो बैठने की जगह थी, वहां राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में, तीसरी लाइन में बैठाया गया था, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से दोनों, मल्लिकार्जुन खड़गे भी और राहुल गांधी भी, दोनों कैबिनेट मंत्री के रैंक के तहत आते हैं, यानी इन लोगों को आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। नहीं बैठाए, चलिए कोई बात नहीं, उसी पे अभी बोल रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अपमान करते हैं ये लोग। दूसरी बात, जब शाम को एट होम पार्टी 26 जनवरी और 15 अगस्त को, खासकर इन 2 राष्ट्रीय पर्व पे राष्ट्रपति महोदय या महोदया, अभी महोदया हैं, राष्ट्रपति जी के यहाँ से उनके यहाँ एट होम पार्टी होती है। वहाँ देश भर के और विदेश के जितने जो लोग आए रहते हैं इस वक्त मेहमान के रूप में, उन लोगों को बुलाती हैं राष्ट्रपति, नाश्ते पे, चाय पे, और सबके साथ मिलना जुलना होता है। एक आज का अच्छा दिन है और सब लोग मिले जुले, खाए पिए और एक दूसरे से मिलना जुलना भी हो जाता है वहाँ पे, और खुशियाँ बांटते हैं। इस बीच मैं भी कई बार उस पार्टी में गया हूँ, एक नहीं कम से कम 50 बार गया होऊंगा, लेकिन होता यह है कि कभी भी वो ये असमिया गमछा, जिसको पटका कह रहे हैं, गमोसा कहते हैं वहाँ पे, गमोशा कहते हैं असम में, वो सबको पहनाया गया, सबको दिया गया। ये असमिया गमछा आज तक, या बंगाली गमछा, बिहारी गमछा, कोई भी गमछा या कोई शॉल आज तक नहीं दिया गया था। आखिर क्यों कल पहनाया गया? सवाल तो ये बड़ा है, लेकिन वाजिब है, और साथ साथ बहुत आसानी से इसका आंसर भी आपके सामने है। वो ये है कि असम में चुनाव है, तो चलिए असमिया गमछा पहन लेते हैं, यही होगा और क्या होगा। मोदी जी को जब दाढ़ी बढ़ा सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह, तो वो असमिया गमछा भी पहन सकते हैं और पहनवा सकते हैं, पहना दिया। राहुल गांधी, वो विजुअल दिखाऊंगा थोड़ी देर में, राहुल गांधी पहले पहने हुए थे, उसको फिर मोड़ के अपने हाथ में रखे, फिर वो गए हैं प्रधानमंत्री के पास भी, जहां यूरोपियन यूनियन के जो मेहमान आए हुए थे उन लोगों से भी मुलाकात की राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने। लेकिन आज फिर और कल रात के बाद से सब ने ये कहना, और खासकर बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी असमिया गमछा नहीं पहने। अब यहीं से बवाल मचा हुआ है,
कि आखिर राहुल गांधी पहने थे, उतार दिया। मेरी इच्छा नहीं है पहनने की, मैं नहीं पहनूंगा। आप मेरी इच्छा के खिलाफ या आप तो नहीं जा सकते ना। मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, मैं आज ये पहना हूं, ये जो जैकेट आप देख रहे हैं। और ये यहां देखिए, ये लाइन लगी हुई है राष्ट्रपति। यहां राजनाथ सिंह पहने हैं क्या? नहीं पहने। ये देखिए एक तस्वीर। राजनाथ सिंह से कोई नहीं पूछ रहा है कि आप महाराज जी, आप देश के रक्षा मंत्री हैं, आप क्यों नहीं पहने? और राहुल गांधी नहीं पहने तो राहुल गांधी, हालांकि पहले उन्होंने पहना था, उसके बाद राहुल गांधी जब मिलने जा रहे हैं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ में वो ये गमछा रखे हुए हैं, वो भी आपको विजुअल भी दिखाऊंगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी वो विजुअल वायरल है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये देख लीजिए आप, यहाँ राजनाथ सिंह नहीं पहने, कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहने हैं और ये कह के असम में वोट बैंक की राजनीति करनी है तो यहां ये चलेगा और यही चलाया जा रहा है। तो देश में, जबकि कल से देश में यहां विंटर सेशन के बाद अब बजट सेशन शुरू हो रहा है, बजट सत्र शुरू हो रहा है। रविवार के दिन 1 तारीख को बजट पेश कर रही हैं हमारे देश की वित्त मंत्री। रविवार का दिन है, मैं स्पेशली मेंशन कर रहा हूं, बजट पेश कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि टैरिफ, अमेरिका के साथ टैरिफ, उसके अलावा मनरेगा, उसके अलावा डॉलर की, रुपए की गिरती कीमत डॉलर के मुकाबले, इन तमाम मसलों पे, महंगाई, इन तमाम मसलों पे हम बात करेंगे। इन मुद्दों की बात नहीं हो रही है। मोदी जी को तो चुनाव चाहिए। आइए दोस्तों, कल से शुरू हो रहे बजट सत्र में क्या नरेंद्र मोदी देश को फिर कोई बड़ा धक्का देने की तैयारी में हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए नए नए विवादित मुद्दे खड़े किए गए हैं? बीजेपी के खिलाफ देश में जबरदस्त माहौल कैसे बना हुआ है, इसी की चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए और फिर चर्चा बढ़ाते हैं आगे। हमारे साथ सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमलेंदु जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत जी हैं, हमारे साथ शकील जी हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ अनिल जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। सीधे सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आता हूं। शकील जी, आप फ्रीज तो नहीं है? शकील जी का वीडियो फिर फ्रीज दिखाई दे रहा है मुझे। शकील जी के पास आना चाहता था राहुल गांधी आखिर पटका क्यों नहीं पहने, जरा इनसे पूछ लूं कांग्रेस के अंदर खाने क्या चल रहा है। लेकिन शकील जी थोड़ा फ्रीज हैं फिर भी। प्रशांत जी, एट होम पार्टी, उससे पहले कल एट होम पार्टी, ठीक है, अच्छी बात है, राष्ट्रपति जी के यहाँ गए, आप देख ही रहे हैं तस्वीर। एक आदमी नहीं पहना है, एक हमारे कद्दावर केंद्रीय मंत्री नहीं पहने हैं, कोई नहीं पूछ रहा। राहुल गांधी नहीं पहने तो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं, जबकि वो हाथ में रखे थे। इनके तो हाथ में भी नहीं दिख रहा, या खत्म हो गया क्या, ये पूछा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रशांत जी कि इन तमाम मुद्दों में ये एक नया विवाद यूजीसी का, उस पर विस्तार से आप लोग चाहें तो सेकंड राउंड में चर्चा हम कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड में अगर चाहे तो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, कमांड आपके हाथ में प्रशांत जी। जी, सेकेंड राउंड पे चर्चा करते हैं, बहुत डिटेल है उसमें, बहुत सारी बातें हैं जी, और उसमें रोहित वेमुला का एक्ट भी है, तमाम बातें हैं जी, उन सबको रखेंगे सेकेंड राउंड में। पहले राउंड में जरा ये देश की राजनीति को बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है और वो ये सिंबॉलिज्म है। मणिपुर में हमला हुआ और हिंसा हुई, 2 साल तक चलती रही हिंसा। नरेंद्र मोदी कितनी बार गए? नरेंद्र मोदी वहां कितनी बार गए? एक बार भी नहीं गए। बड़ी मुश्किल से मणिपुर का नाम लिया पार्लियामेंट में, वो भी राजस्थान को जोड़ कर लिया, आधा अधूरा बयान लिया। मणिपुर में अभी भी हत्याएं हो रही हैं, अभी 2-3 दिन पहले भी एक हत्या हुई है। तो सिंबॉलिज्म से अगर मामला सॉल्व हो जाए तो फिर भारत तो तमाम डाइवर्सिटी का देश है। आप रोज पहनिए कुछ ना कुछ, कभी लुंगी पहनिए, कभी टोपी पहनिए, कभी कुछ पहनिए आप। तो ये सिंबॉलिज्म से काम नहीं चलता। राहुल गांधी 3 बार जा चुके हैं मणिपुर हिंसा के बाद, कैंपों में गए। वो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मणिपुर से की, आप भी वहां गए थे जी। तो सिंबॉलिज्म से बात नहीं बनती है। बात होती है कि आप वहां जाएं, वहां के लोगों से मिले,
उनको देश की मुख्य धारा में जोड़ें। हिंसा अगर वहां हो रही है और आप ही की सरकार के दौरान हो रही है और मूक दर्शक बने रहे, बल्कि पार्टी बने रहे, वहां के चीफ मिनिस्टर जो बीजेपी के हैं, वो हिंसा में वो पार्टी थे, तो उसके बाद भी आप केवल गमछा नॉर्थ ईस्ट का पहन के क्या हो जाएगा? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे हमले करते हैं? वो कौन लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों पे ताने फप्तियां कसते हैं, नस्लवादी बयान करते हैं? अधिकांश इन्हीं के सपोर्टर होते हैं। तो ये सिंबॉलिज्म से कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात कि वहां पे एट होम में उर्सुला, जो वहां की यूरोपियन यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आई हुई है ट्रेड नेगोशिएशंस में, वो बैठी हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे उस मेज पे गए, राहुल गांधी गए और मोदी जी खड़े होकर अभिवादन नहीं किया। ये एक सामान्य शिष्टाचार है। और वो एक ऐसे यूरोप से आ रही हैं जहाँ की लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं जी। वहां आप क्या साबित कर रहे हैं कि मैं एक नॉर्थ कोरिया जैसा नेता हूं, मैं चीन जैसा नेता हूं, मैं अपोजिशन की यहाँ पे सम्मान नहीं है भारत में। आपने भारत की डेमोक्रेसी को बेइज्जत करवा दिया विदेशी मेहमानों के सामने, खासकर उनके सामने जिनकी रूट्स में डेमोक्रेसी है, जहाँ फ्री प्रेस है, जहाँ पे अपोजिशन है, जहाँ ये सब परंपराएं हैं। आप देखिए ये किसी मेज पे वो गए थे जहाँ मोदी जी बैठे हुए थे और वो खड़े नहीं हुए। ऐसी एक मेज थी जहाँ खड़गे जी गए, उनको खड़े होके परिचय कराना चाहिए था। आप पिछली सरकारों की इस तरीके की तस्वीरें देखिए, जेटली जी, सुषमा स्वराज, सोनिया गांधी के साथ बैठे हुए आपको दिखाई देंगे एट होम में, राजनाथ सिंह। ये तस्वीर है, देखिए इसमें राहुल गांधी के हाथ में वो गमछा है और थोड़ा और पीछे से अगर देखेंगे तो साफ दिखाई देगा। ये राहुल गांधी जा रहे हैं, थोड़ा ये दोनों जा रहे हैं, देखिएगा अभी आप देखेंगे थोड़ा। ये हाथ में देखिए, ये हाथ में वो रखे हुए हैं गमछा, वो पहले पहने हुए थे। और यहाँ से ये सीधे मोदी जी बैठे हुए और यूरोपियन डेलीगेशन है यूरोपियन यूनियन का, यहाँ देखिए कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी उठकर और राष्ट्रपति से वो मिल रहे हैं और उस डेलीगेशन से नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं मिलवा रहे हैं। ये जो नॉर्मल जो फॉर्मल एटिकेट्स की जो आप बात कर रहे हैं प्रशांत जी, वही है। अगर आप इन एटिकेट्स को जी, और ये एक देश का प्रधानमंत्री यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष, दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष वहाँ है, उससे मिलवा तो सकते थे ना, नहीं मिलवाया। और ये दोनों फिर वहां से चुपचाप वापस आ गए। दोनों बैठे हुए हैं, वो बैठी हुई हैं मैडम, लेकिन और राष्ट्रपति से खुद जाके इन्होंने ये मिल रहे हैं। देखिए खड़गे मिल रहे हैं, फिर राष्ट्रपति हल्का खड़ी हुई हैं, उठने की कोशिश की है देखिए वहां पर शुरुआत में। लेकिन मोदी जी तो भाई, हम तो आप कह ही रहे हैं, आगे आप अपनी बात रखिए प्लीज। तो ये अच्छा संकेत नहीं है। भारत की तरफ से भेजने वाला जो अच्छा संकेत नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है कि हमारे देश में अपोजिशन की, प्रेस की, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की कोई जगह नहीं है। आपने ये यूरोपियन यूनियन की रिप्रेजेंटेटिव के सामने बता दिया। और वो यूरोप से आ रही हैं जहां पे डेमोक्रेसी की जड़ें बहुत मजबूत हैं, जहां वो सब चीजें बहुत सामान्य है। तो ये मोदी जी का छोटापन है। और ये दूसरी चीज कि भारत के, जैसे जो मैं कल भी कह रहा था कि ये जो दोनों लोग हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका व्यक्तिगत मामला नहीं है। 66% भारत ने वोट दिया है विपक्ष को। ये उनके नेता हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनको अगर गणतंत्र दिवस में पीछे बैठाना या इस तरीके का बर्ताव करना एट होम में, राष्ट्रपति भवन में, ये आप अधिकांश भारत की इंसल्ट कर रहे हैं। उन 66% मतदाताओं की इंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने इनको चुन के भेजा। बीजेपी के पास मेजॉरिटी वोट नहीं है, 36% वोट है। 36% के अलावा जो भी वोट है, वो जो भी भारत है, वो गैर बीजेपी वोट मतदाता हैं। और उनमें भी अगर हम मान ले कि चलिए एनडीए को भी
साथ में रखते हैं, तो 66% लोगों ने इन लोगों को वोट दिया है, जिनके ये लोकसभा में और राज्यसभा में नेता हैं। तो आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? तो ये कुल मिला के एक छोटी राजनीति है, और इसकी इस छोटी तरीके नहीं, की इसको राजनीति ओछी राजनीति कहिए, ये ओछी राजनीति है, ये ओछी छोटी राजनीति है। जी। और दूसरी बात की देखिए, जो बहुत सारी समस्याएं हैं इस देश में, मनरेगा की समस्या है, चाहे वो यूएस के टैरिफ है, तमाम सारी बातें, उनको आप सिंबॉलिज्म से और हिंदू मुसलमान से, गमछे से, इन सब चीजों से आप ढक नहीं सकते। वो समस्याएं अपनी जगह हैं, उनकी उनकी तरफ सिंसियरिटी होनी चाहिए। राहुल गांधी तो वहां जा चुके हैं, राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, उनके साथ लोगों के साथ मिलते हैं। कितनी बार मोदी जी गए वहां पे? तो केवल फटका पहनने से, गमछा पहनने से आप बड़ा इंक्लूसिव हो जाएंगे, इससे नहीं होता है। ये तो थिएटर में भी, सिनेमा में भी तमाम तरीके के लोग ड्रेसेस पहनते हैं और किरदार करते हैं। तो वो किरदार करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप राष्ट्रीय नेता हैं, और आपको अगर वाकई नॉर्थ ईस्ट के लोगों की परवाह है, तो सबसे पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दीजिए। जी। खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि चीन से जो गणेश जी आते हैं, उनकी आंखें छोटी हो गई। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? तो आप अपने आप को पहले तो खुद मन से इंक्लूसिव हो जाइए ना, मन से इंक्लूसिव होइए, अपने लोगों को कहिए कि वो नस्लवादी सोच को त्यागें। ये गमछा पहनने से कुछ नहीं हो जाता है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। शकील जी जुड़ गए हमारे साथ। शकील जी आपका स्वागत है। अभी आप विजुअली भी दिख रहे हैं, वीडियो भी दिख रहा है, आवाज़ तो आ ही रही होगी आपकी। आपके पास जल्दी से आता हूँ, फिर सिद्धार्थ जी जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास भी आता हूँ, अनिल जी हैं, अमलेंदु जी हैं, आप सबके पास आता हूँ। लेकिन शकील जी, सवाल आपसे यही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछूं सवाल, राहुल गांधी ने यह पटका क्यों नहीं पहना? अभी आप ही ने दिखाया कि पहना था जी। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, इसे कहते हैं नॉन इश्यू। ये नॉन इश्यू जो है बीजेपी, मोदी जी और उनकी पार्टी उठाती रहती है असली मुद्दों को ढकने के लिए। मूल मुद्दा यह है कि राष्ट्रपति भवन को, राष्ट्रपति को इस राजनीति में शामिल क्यों किया गया। एट होम जो होता है वो गणतंत्र दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे जो होस्ट होते हैं वो राष्ट्रपति जी खुद होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी। सबका स्वागत करते हैं, सबसे मिलते हैं, देश भर से लोग आते हैं। और ये विशेष थीम जो है, जो कार्ड पे भी छपी थी, इनविटेशन कार्ड पे भी, ये कब से होने लगी? आज तक कभी नहीं थी, कोई विशेष थीम नहीं। विशेष थीम कैसे हो सकती है पूर्वोत्तर राज्यों की या असम की? इसलिए कि वहां चुनाव है। बहुत ही आश्चर्यजनक है। इन्हीं राष्ट्रपति से बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने वो राजनीतिक बयान दिलाया था कि मुझे भी डर लगता है। एक ही बार डर लगा राष्ट्रपति जी को, जब बंगाल में घटना हुई थी। उसके बाद, उससे पहले देश भर में घटनाएं होती रही, राष्ट्रपति जी को कभी डर नहीं लगा। और अभी आप जो बता रहे थे, राष्ट्रपति जी ने उठने की कोशिश की थी जी, और खड़गे जी ने उन्हें हाथ से बिठा दिया कि नहीं आप बैठी रहिए। यह खड़गे जी का बड़प्पन था, यह उनका प्रोटोकॉल था, उनका तरीका था कि उन्होंने बिठा दिया कि आप बैठे रहिए। और राहुल को आप देखिए, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हैं, लेकिन उम्र में वरिष्ठ है, सीनियर है, पार्टी अध्यक्ष है, तो वो खड़गे जी के पीछे खड़े रहे। यह होता है तरीका डेमोक्रेसी में। लेकिन यहां तो आप इन सब की बात ही नहीं कर सकते। पूरा कल से प्रचार चलाया गया कि साहब गमछा नहीं पहना। उसके बाद कांग्रेस के एमपी जो है, जो साथ में थे, जिन्होंने रिसीव किया था नासिर हुसैन,
सबसे पहले उनका वीडियो आया, उन्होंने बताया कि मैंने रिसीव किया था, मेरे सामने उन्होंने गमछा पहना था और बाद में उतार लिया। और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला, और उसके बाद अभी आपने फोटो दिखा दिया कि वो हाथ में लिए हुए हैं जी। हर जगह ऐसे ही होता है, हर मौके पे ऐसा होता है। आप शाल पहनाते हैं, गमछा पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं, हर व्यक्ति उतार देता है। सम्मान को सम्मानपूर्वक स्वीकार किया जाता है और उसके बाद अपनी सहज मुद्रा में आ जाया जाता है। उससे पहले जब गणतंत्र दिवस की परेड थी, कर्तव्य पथ नाम रख दिया अब राजपथ का, वहां पे एक दीवार बना दी गई है कांच की। इससे पहले कभी नहीं होती थी, वो कभी नहीं होती थी। उसके पीछे मोदी जी खड़े हुए थे और नेता प्रतिपक्ष को पीछे बिठाया गया था, शिवराज सिंह चौहान के भी पीछे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की। अगर शिवराज सिंह चौहान में जरा भी ईमानदारी है तो खुद बता दें कि कभी उनका ऐसा अपमान हुआ कि मुख्यमंत्री के तौर पे आते थे और कभी उनका अपमान हुआ हो। पूरे 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे, जब जिस दौर में, उस दौर में प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह रहे और केंद्र में यूपीए की सरकार रही, उनको बराबर सम्मान मिलता था। तो ये सारी चीजें सब नॉन इशू हैं। अभी जो बांटने का काम कर रही थी बीजेपी और मोदी जी, और जिसका ऐसा विस्फोट हो गया जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था, उन सबको ढकने की ये कोशिश है। 13 तारीख को वो नया नियम यूजीसी का लाए थे सुप्रीम कोर्ट के कहने से। ये और हम बता दें, लोगों को मालूम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला के परिवार वाले गए थे और एक लड़की थी ताड़वी, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उसके परिवार वाले गए थे कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में, मेडिकल कॉलेजों में इस तरह का अमानवीय व्यवहार, भेदभावपूर्ण व्यवहार जो दलित और ओबीसी और आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ होता है, और उसमें बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि इतना माइनर होता है ये कि मालूम भी नहीं पड़ता। बड़ा लंबा नोटिफिकेशन है वो। तो उन्होंने, अभी चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने उसको लागू कर दिया। और जो उनका सबसे मुखर समर्थक वर्ग है, सवर्ण वर्ग, वो बहुत गुस्सा हो गया जी। नौकरी से इस्तीफे देने लगे, पूरा गोदी मीडिया विरोध करने लगा, भक्त विरोध करने लगे, बीजेपी के नेता विरोध करने लगे। तो क्या करें? फिर राहुल को विवादों के केंद्र में लाओ। सुबह लाए पीछे बिठा के, शाम को लाए पटका नहीं पहना, जो बिल्कुल ही गलत था। क्या वो गोदी मीडिया वाले माफी मांगेंगे जिन्होंने दिन भर ये खबर चलाई है? पूरा तमाशा मचा के रखा, कोई मुद्दा ही नहीं था। अब संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र। बजट में क्या लेके आएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आम आदमी को क्या राहत देंगे, किसान को क्या राहत देंगे, उन सबसे कैसे ध्यान हटे? कल ही तो है 28 तारीख, कल से बजट सत्र शुरू है, राष्ट्रपति का भी भाषण होना है वहां पे। उसके बाद 1 तारीख को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो सबसे ध्यान हटाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है राहुल को ले आओ। पहले नेहरू को लाते थे, फिर मिस्टर सिस्टम को लाने लगे। एक नया मिस्टर पैदा कर लिया इन्होंने, मिस्टर सिस्टम है। हर समस्या मिस्टर सिस्टम के कारण है। कोरोना में मौतें हुई, सिस्टम के कारण है। युवराज मर गया गड्ढे में गिर के, वहां पे 2 घंटे तक मदद मांगता रहा, किसी ने मदद नहीं करी, मिस्टर सिस्टम। वो युवक जो है जिसने मदद करी थी मुनिंदर, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पूछताछ हो रही है, उसको अपनी जान का खतरा है। तो ये सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं, इन सब से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये राहुल का मुद्दा खड़ा कर दिया। लेकिन इससे अब चीजें ढकने वाली नहीं है। बीजेपी के जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो अंतर विरोध है मोदी जी के, वो सामने आने लगे हैं। और वही अंतर विरोध जो है इनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। आप देखिए कि इससे पहले 2018 में एसटी और एससी एक्ट के ऊपर उसमें जो संशोधन किया था, उसको लेके भारत बंद हुआ था, गोलियां चली थी, लोग मारे गए थे। और अब ये जो नया बिल लाए हैं, नया नोटिफिकेशन लाए हैं, नए नियम लाए हैं,
बिना सोचे समझे लोगों से बात करे, लोगों को समझाए, लोगों को विश्वास नहीं है। ये इनका काम ही नहीं है, तरीका ही नहीं है। इनका तरीका तो है आग लगाना, केवल आग लगाना। अब अगर इसको ये वापस लेते हैं तो 80% SC ST आदिवासी सीधा विरोध में खड़ा हो जाएगा, और बना रहने देते हैं तो जो सवर्ण है, जो इनके लिए माहौल बनाता है, जो पूरा टीवी मीडिया में बैठा हुआ है, जो पूरा भक्तगण है, जो दूसरी जगह ब्यूरोक्रेसी में है, वो नाराज हो जाएगा। उसकी नाराजगी दिखने लगी है। आज तो एक बड़ा मजेदार वीडियो आया है, एक प्रशांत सिंह हैं GST के डिप्टी कमिश्नर यूपी के, वो रो रहे हैं कि मैंने योगी जी का, मोदी जी का नमक खाया है जी। ये अफसर लोग नमक खाने लगे। इससे पहले मनमोहन सिंह का नमक किसी ने नहीं खाया था, कांग्रेस का नमक किसी ने नहीं खाया था। जिसकी ये पेंशन ले रहे हैं सारे के सारे लोग, वो नमक नहीं था। अब कहते हैं कि हमने नमक खाया था और उनका अपमान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैया किसने अपमान किया, कौन सा अपमान हुआ? ऐसे ही कहते हुए एक पुलिस वाले ने ट्रेन के अंदर लोगों को गोलियां मार दी थी, और उनका तो मोदी जी, योगी जी का नाम रहेगा। सही आप कह रहे हैं शकील जी, उनका नमक किसने खाया है? वो तो हमारा नमक खा रहे हैं ना भाई। जनता, पब्लिक चुन के भेजती है, उनका नमक खाया है। जब चुनाव था अभी, तो जो 5 किलो अनाज लेते हैं उनसे कहलवाया जा रहा था, और वो वीडियो दिखाए जा रहे थे कि वोट तो मोदी जी को देंगे। क्यों जी? उनका नमक खा रहे हैं। ये देश को पुरानी सामंतवादी व्यवस्था में वापस ले जा रहे हैं। अब ये जनता को समझना है। ये जो UGC का नोटिफिकेशन आया है, आप देखिएगा कि जैसे मंडल के समय में जो देश में समस्या पैदा हुई थी, जो सामाजिक विभाजन हुआ था, वही स्थिति ये मोदी जी वापस ला रहे हैं। देखिए, राजनीति चलती है प्रेम से और सौहार्द से। इन्होंने 12 साल से नफरत से और घृणा से राजनीति चलाई है, तो नफरत और घृणा का ये परिणाम होने ही था। पहले हिंदू मुसलमान किया, अब ये दलित, OBC, आदिवासी एक तरफ, सवर्ण एक तरफ, ये कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें इसके अलावा कुछ आता नहीं है। विभाजन, बांटो और राज करो, लेकिन अभी राज चलने वाला नहीं है। ये जो है इतनी बड़ी समस्या, जिसे कहते हैं ना कि गले में हड्डी फंस जाना, कि न उगलते बनती है न निगलते बनती है। क्या करेंगे इसका? और आपने उससे पहले किसी से चर्चा नहीं करी, किसी से बात नहीं करी, किसी से पूछा नहीं, समझा नहीं। यूनिवर्सिटीज की समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है ये, उच्च शिक्षा में बहुत बड़ी समस्या है ये, और सब जगह समस्या है ये। इसमें जो पिछड़ों को इन्होंने शामिल किया है, इसके दोनों पहलू हैं। यही पिछड़े पहले 2018 में जब SC ST एक्ट का मामला आया था, तो किसके साथ थे? सवर्णों के साथ थे। देश का जाति विभाजन इतना ज्यादा है, जब मंडल आयोग आया था, तो मंडल आयोग के समय दलित किसके साथ थे? वो सवर्ण के साथ थे। इन सबको दूर करने के लिए प्रेम और सौहार्द की राजनीति ही देश में चल सकती है जी। मिलीजुली राजनीति ही देश में चल सकती है। आप बांटो और राज करो की राजनीति कोई भी चलाए, चाहे बीजेपी चलाए, चाहे और कोई चलाए, कभी चल नहीं सकती इस देश में। इतनी विविधताएं हैं इस देश के अंदर। तो इस विविधता को जो कांग्रेस कभी कहती थी ना, एक नारा लगाती थी, अब कांग्रेस भी भूल गई अपना उस नारे को, कि सरकार चलाना आता है। वो सरकार चलाना नेहरू ने या कांग्रेस में जो एक मूल तत्व था, वो था सबसे मिलके, सबसे बात करके, सबके भावनाओं को समझ के। नहीं तो एक के जो इंटरेस्ट है वो दूसरे से टकराते हैं, क्लेश होते हैं। उन सबको एक अच्छी सरकार समझती है, और आज की तारीख में ये सरकार इसको बिल्कुल नहीं समझ रही है, और मोदी जी तो बिल्कुल समझने को इसको तैयार ही नहीं है। अब ये जो हो रहा है, इसमें कौन किसकी भैंस खोल के ले जाएगा, ये मोदी जी बताएंगे। तो कहते भैंस खोल के ले जाएगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मोदी जी बताएंगे। देखते हैं, चुनाव के समय जरूर बताएंगे। सिद्धार्थ जी, आपके पास आना चाहता हूं, और चूंकि बात छिड़ गई है ये UGC की, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि ये UGC का मसला है क्या, और क्यों इतना ज्यादा सवर्ण तबका जो है वो परेशान हो गया है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पोस्टर पे जूते मार रहा है? दिक्कत क्या है? जी मेरे ख्याल से UGC का जो मुद्दा है, ये तो सीधा सीधा ओपन एंड शट केस है। इसमें कहीं बहुत चिंता की बात नहीं होनी चाहिए।
जब आप नोटबंदी के समय कहते थे कि आपके पास काला धन नहीं है तो चिंता काहे करते हैं, जब आप कहते थे कि एसआईआर में आप भारतीय नागरिक हैं तो चिंता काहे करते हैं, जब सीए एनआरसी में कहते हैं कि आपके पास कागज है तो दिखाने में क्या दिक्कत है, तो आज अगर सवर्णों के लिए सवर्ण कोई गलती करे उसको अगर सजा देने की बात हो तो सारे सवर्ण तो इस तरह की गलती करते नहीं है, तो चिंता काहे कर रहे हैं। अब्दुल टाइट हो गया, अब अवस्थी जी टाइट होंगे, इतना ही ना हो रहा है, अब्दुल टाइट हो चुका, अब अवस्थी जी टाइट होंगे, तो इतना चिंता नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा इसमें। लेकिन मामला ऐसा है, यूजीसी का मामला ऐसा है कि यूजीसी में सिद्धांत और सियासत दो अलग अलग पहलू हैं, एक एक करके दोनों को समझ लेना ठीक रहेगा, क्योंकि रोज इस तरह का शगुफा भाजपा लाने वाली है। तो जब कोई शगुफा लाते हैं तो हमको सिद्धांत और उसकी सियासत दोनों को समझ लेने में समझदारी होती है। सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, जो भेदभाव करेगा उसे गलत माना जाएगा। अब गलत काम जो होते हैं वो तीन श्रेणियों में आते हैं, एक अनैतिक होता है गलत काम, एक होता है गैर कानूनी गलत काम, और एक होता है अपराध, वो भी एक गलत काम ही होता है। अब अनैतिक काम के लिए समाज किसी का बहिष्कार कर देता है, मैं टीवी पर अंशंट आपके कार्यक्रम में बकने लगूंगा तो आप अगली बार बुलाना बंद कर दीजिएगा, बस इतना ही होगा, क्योंकि मेरे वैसा अंशंट बोलने से किसी दूसरे की भौतिक हानि तो नहीं हुई, लेकिन अनावश्यक रूप से लोग नहीं पसंद करेंगे कि इस तरह की बात की जाए, तो सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। दूसरा होता है कि हमारे कोई गलत काम होता है वो गैर कानूनी होता है, जैसे गलत काम के लिए, ऐसे गलत काम के लिए ना सरकार लगा देती है जुर्माना, जैसे मैं बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा हूँ, बाइक चलाते रहूं, ऐसा काम करने से किसी दूसरी की तो हानि भले नहीं हो रही है, लेकिन पर मेरी खुद की हानि हो सकती है, इसीलिए सरकार जुर्माना लगा देती है। तीसरा गलत काम होता है अपराध। अपराध जब होता है तो न्यायालय दंड देता है, क्योंकि अपराध में किसी और की हमने भौतिक हानि कर दी होती है। तो तीनों सजाएं अलग अलग इकाइयां देती हैं, किसी गलत काम में दो इकाइयां एक साथ मिलकर सजा नहीं देती हैं। न्यायालय जब दंड देता है तो वहां पर सरकार जुर्माना नहीं लगाती, जब समाज किसी का बहिष्कार करता है तो सरकार न्यायालय उसको दंड नहीं देता। तो किसी मुद्दे को लेकर आप एक ही कोर्ट में, आप किसी कोर्ट में जा सकते हैं, 5 अलग अलग कोर्ट में एक ही चीज की अर्जी नहीं लगाई जा सकती। भारत के संविधान से लेकर भारतीय न्याय संहिता तक में अवर्णों का जातिगत अपमान होता है, यह माना गया है, और ऐसा करने वाले सवर्ण को न्यायालय 6 साल तक की जेल की सजा भी देता है। यह हुआ सिद्धांत। अब आते हैं कि कैसे इसमें सियासत करके खुद बीजेपी फंस गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा को एहसास करा दिया कि उसके सवर्ण वोट तो ठोस हैं, पर अवर्ण वोट उसके टूट गए थे, क्योंकि भाजपा के विकास के नारे में जो अवर्ण बहे थे उनको तब तक 2024 चुनाव आते आते एहसास हो गया कि भाजपा की नीति, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कोटा की हो, नोटबंदी की हो, यहां तक कि दलितों पर बढ़ते अपराध हों, जो 2013 में 10,000 दलितों पर 2 अपराध होते थे, वो 2023 आते आते 10,000 दलितों पर 3 अपराध हो गए। सारे के सारे भाजपा की नीतियां जो हैं वो अवर्ण विरोधी हैं। तो सबसे बड़ी बात यह हुई कि 2013 से 2023 तक ये डाटा बताता है, सवर्ण और अवर्ण परिवारों की मासिक जो औसत मासिक आय है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ गया। 2023 में सवर्ण परिवार की मासिक आय 4,000 रुपए थी और एक अवर्ण की मासिक आय, अवर्ण परिवार के मासिक आय 2,000 रुपए थी, मतलब अंतर केवल 2,000 रुपए का था। लेकिन भाजपा की सरकार 10 साल आते आते 2023 में सवर्ण की मासिक आय 4,000 से कूद गई और वो 14,000 पर पहुंच गई, लेकिन अवर्ण की जो मासिक आय थी वो 2,000 से सिर्फ 9,000 तक ही पहुंची। मतलब भाजपा की नीतियों से सवर्ण की कमाई मासिक 10,000 बढ़ गई पर अवर्ण की कमाई सिर्फ 7,000 ही बढ़ी। अब 3 गुना तेजी से सवर्ण की कमाई भी बढ़ी और 1.5 गुना अपराध भी दलितों के ऊपर बढ़ गए। तो इससे इसी गुस्से ने 2024 में भाजपा को 240 पर लाद के पटक दिया। इसी गुस्से को शांत करने के लिए 2024 के बाद भाजपा फ्लिप करती है, सिक्के का जैसा टॉस होता है वैसे वो बदल जाती है और एक नया नारा दे देती है, जातीय जनगणना। पर उसे पता था कि नीति अगर वैसे बनाएंगे, नारा देना अपनी जगह पर है, नीति वैसे बनाएंगे तो सवर्ण नाराज हो जाएंगे। इसीलिए न तो जातीय जनगणना की तारीख बताई, न ही हालिया सेंसस में जातिगत जनगणना की कोई व्यवस्था की भाजपा ने। इस बीच में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट के रोहित वेमुला के केस में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया कि उसके अनुसार यूजीसी के लिए एक कमेटी की गठन हुआ, क्योंकि रोहित वेमुला छात्र थे, यूनिवर्सिटी के छात्र थे। अब ये जो कमेटी थी इसमें भाजपा, कांग्रेस, वामपंथी, तृणमूल, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, ये सब के 10 सांसद भी थे।
सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस भी थे, ताकि वो लोग ध्यान रखें कि इसमें कहीं राजनीति ना आए और केवल नाम के लिए कोई कानून न बने, ठोस कानूनी दृष्टि से ठोस कानून बने। और सरकार की तरफ से 2 वकील थे, कुल मिला के 14 लोग थे। इस समिति ने जो नया नियम बनाया उसका नाम पड़ा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में समता का संवर्धन, मतलब इक्विटी लॉ, जैसे समता लाने की बात करते हैं। उसमें यह है कि किसी भी अवर्ण के किसी भी शिकायत को शिक्षण संस्थान अनदेखी नहीं कर सकता, उस पर कार्रवाई की जाए। बस इतनी सी सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब भाजपा के सवर्ण वोटरों को अब तक ये लगता था कि भाजपा का नारा भले अवर्णों के पक्ष में हो, पर ईडब्ल्यूएस हो, सेंसस में जाति जनगणना नदारत जैसी चीज हो, नीतियों में तो भाजपा हमेशा सवर्ण के पक्ष में रहती थी, नारा देती थी अवर्ण के पक्ष में, नीति रखती थी सवर्ण के पक्ष में। तो यूजीसी के बाद अब अचानक क्या हो गया है, सवर्णों को लगने लगा है कि भाजपा अब नीतियों में भी अवर्ण समर्थक और सवर्ण विरोधी हो गई है, इसीलिए ये गुस्सा इन लोगों का फूट गया है। तो लब्बलुआब यह है कि जब तक भाजपा पाखंड कर रही थी तब तक सवर्णों को उसमें फायदा दिख रहा था। 240 सीट जो भाजपा की आई, उसके चलते पाखंड छोड़ के एक पक्ष में खड़ा होने की मजबूरी हो गई भाजपा की। तो जैसे ही मजबूरी हो गई, उनका जो नकाब था वो उतर गया। आज भाजपा अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गई है। 2024 में अवर्णों ने साथ छोड़ा था, लगता है 2026 आते आते सवर्ण भी साथ छोड़ देंगे। ट्रंप पहले ही विश्व गुरु का तमगा छीन चुका है। इसी को कहा गया है न घर का न घाट का, त्रिशंकु की तरह आधार में लटका हुए हैं। तो मेरे ख्याल से भाजपा इस स्थिति में पहुंच गई है। अब यहां से भाजपा के लिए जिस तरह से शकील जी ने ने इस बात को कहा, शायद प्रशांत जी ने भी कहा कि अब ये एक ऐसा ये एक सांप इन्होंने गले में लटका लिया है कि इसको ना निकाल सकते हैं ना तो इसको रख सकते हैं, क्योंकि अगर इस कानून को वापस लेते हैं तो अवर्ण नाराज हो जाएंगे, इस कानून को रखते हैं तो सवर्ण पहले से नाराज हैं। मेरे ख्याल से भाजपा का ये जो पाखंड है वो पाखंड का बाहर आना है। इसी को रामायण में कहा गया है, उग्रई अंत में होई निभाऊ काल नेमिज में रावण राहु। आप अगर एक ही पाखंड को आप हैं कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं तो आज नहीं तो कल आपकी कलाई खुलती है, और ये भाजपा के कलाई खुलने का मौका है। अच्छी बात है, भाजपा की कलाई इस तरह खुलनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि इस मामले में विपक्ष बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। विपक्ष इसमें राजनीति में नहीं उतर रहा है, क्योंकि भाजपा की कलाई खुद खुल रही है तो बेहतर है कि चुप रहा जाए। सबको पूरे का पूरा बीजेपी इकोसिस्टम को सांप सूंघा हुआ है। जहां तक मेरी जानकारी है, आपके डीवी लाइव के अलावा कोई भी नेशनल चैनल, कोई भी राष्ट्रीय चैनल इस विषय पर बहस ही नहीं करवाना चाह रहा है, क्योंकि करेगा तो बीजेपी फंस जाती है। वो बहस जैसे ही हुई नहीं कि बीजेपी फंस जाती है, और विपक्ष बड़ा तेज निकला। विपक्ष इस मामले में कहीं पर भी कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में कोई स्टैंड लेने को, वो कह रहा है कि बीजेपी खुद फंसी हुई है तो हम काहे निकलने के लिए जाएंगे। मेरे ख्याल से अच्छा है, भाजपा का ये पाखंड बाहर आना जरूरी था और ये बाहर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, और इस मसले पे चर्चा होनी चाहिए और बिल्कुल हम कर भी रहे हैं। जरा अनिल जी आपके पास भी आना चाहता हूं, यूजीसी की बात करें, लेकिन उससे पहले जरा ये पटका वाली जो बात है उस पर आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगा मैं। और ये कौन सी राजनीति है, ये क्या असम की सियासत को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे पहले तो अभी पवन खेड़ा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री जी नोटिस भेजें राजनाथ सिंह को कि उन्होंने वो पटका क्यों नहीं पहना, वो गमछा क्यों नहीं पहना। बात तो सही है, जब उनकी पार्टी के लोग ही बहिष्कार करेंगे अगर, तो फिर राहुल गांधी के तो हाथ में है, वो उन्होंने बहिष्कार भी नहीं किया है, लेकिन राजनाथ सिंह के तो हाथ में भी नहीं है। लेकिन इन सब को, थोड़ा हम लोग मजाकिया लहजे में इस बात को कर रहे हैं, लेकिन इन सब से इतर आखिर इसकी जरूरत क्या है। ये ड्रेस कोड तो समझ में आता है कि हाँ राष्ट्रपति जी के यहाँ आप जाइए एट होम पार्टी में तो ठीक है, थोड़ा बन संवर के आप जाइए। कई बार कहा जाता है कि आप इंडियन उसमें जाइए, परिधान में जाइए, ये सब तो समझ में आती है बात। ये पटका लगा के जाइए, ये कौन सी बात हो जाती है यहाँ पे, और ये क्यों जरूरी है। इवेंट, कोई भी ओकेजन जिसको आप बोलते हैं, कोई भी वक्त हो, उसका उपयोग जो है चुनाव के लिए करते हैं। अभी रिपब्लिक डे का पूरा उपयोग किया कि जो भी चुनाव वाले ये राज्य थे उसको खूब जम के बांटा। ये क्या कहते हैं, वहां पे आप देख लीजिए, नंबर्स देख लीजिए, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में जो पद्मा अवार्ड्स हैं उसका लिस्ट आप देख लीजिए। और उसके बाद अच्छा, जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद खत्म, बिहार वाले ये नाम आपको ढूंढने पड़ेंगे इस बार, नहीं तो पहले भारत रत्न भी दे दिया है कर्पूरी ठाकुर को।
तो ये जो है हर चुनाव मतलब कि बहुत लोअर लेवल की पॉलिटिक्स चल रही है, और हर ओकेजन को सिर्फ चुनाव की दृष्टि से देखना। तो ये जो पटका वाला मामला है, पटका वाला, वो भी वही है कि असम में एक विवाद पैदा करके, मतलब असम के लोगों को बताया कि हम देखिए कितना आपकी जो आपका वेशभूषा है उसको हम कितना सम्मान देते हैं, उसी पर थीम बना दिया। अब ये थीम बीम का आज तक हम लोगों ने कभी तो सुना नहीं, और कभी ऐसा थोड़ी ही ड्रेस कोड रहा है कि ये पहन के आइए वो पहन के आइए। तो लेकिन अब पहले ही लोग ऐसे ही लोग अगर पहनना भी है तो जो राष्ट्रीय आंदोलन की वेशभूषा थी, पहले भी लोग टोपी लगा करके आते थे, खादी का कुर्ता पहनते थे। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन में ये बना था कि जो खादी का कुर्ता है या ये जो वस्त्र है, विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना है, तो इसके लिए एक तरह का ड्रेस कोड जो है, पॉलिटिकल ड्रेस कोड कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने भी, सारे लोग, ये सादगी का भी प्रतीक था। ये तो जस्ट ये एक तरह का जो फैंसी ड्रेस वाला इनका चलता है, वो उसी टाइप से ऑलवेज करते हैं। इसमें भी रिपब्लिक डे में पूरा का पूरा उसका माइलेज आपने देखा ही नहीं। आज उसमें देख लीजिए कितना चालाकी किया है। वीएस अच्युतानंदन को दे दिया, जो मरे हुए लोग हैं वो लेफ्ट वाले को दे दिया। उससे लगेगा कि लोगों को देखिए वो तो ना स्पीच दे सकते हैं ना उसको लौटा सकते हैं, तो ताकि और लोग अपनी उदारता भी साबित करें। तो इसी तरह से बहुत चालाकी से इसका इस्तेमाल किया, और सारे पोल बाउंड स्टेट्स में बड़े बड़े अवार्ड्स बांट दिए। और बिहार वगैरह का तो आप मतलब मुझे लगता है 3-4 दिया है अभी, और पिछले बार वाला लिस्ट देख लीजिए। तो ये चुनावी जो सारा कुछ है उसी हिसाब से चलते हैं। दूसरा है क्या कि ये यूजीसी पर आने के पहले मैं बताऊंगा कि जो राहुल गांधी के साथ या मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, वो आप उसको सही आपने कहा, ये ओछापन है। ओछापन है नहीं, बल्कि वो बाहर वाले को भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ विपक्ष से आपको कुछ बात करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको सम्मान देने की जरूरत है। मतलब हम ही हैं, हम हैं, जहां हैं हम हैं, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं करना है। आपको किसी से निगोशिएट नहीं करना है, किसी से डायलॉग नहीं करना है। और वही वो यूरोप से आई और यूरोप के लोग थे, और वहां ब्रिटेन में क्या है, वो जो ट्रेजरी बेंच वाला भी है, वो भी उनको शैडो फॉरेन मिनिस्टर, शैडो प्राइम मिनिस्टर ये बोलता है विपक्ष के नेता को खुद ही, और उसको उसी तरह का सम्मान मिलता है जिस तरह का लगभग समझिए कि संसद के भीतर जो सम्मान ट्रेजरी बेंच के मतलब मंत्रियों और इनको मिलता है। ये तो इतने बदतमीजी पर उतर आए हैं कि आप देखिए कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे सबको नमस्कार करते आ रहे थे, कई मंत्री वो उनके तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाया है, जोड़ने हाथ जोड़ करके जिस तरह से सम्मान। राजनाथ सिंह ने तो कम से कम वो भी दिखाई अपनी वो मतलब उनका एक तरह से समझिए कि संस्कार जो है, राजनीतिक संस्कार, जो लोकतांत्रिक संस्कार है, वो दिखाया। बाकी वही जा रहे हैं, कोई उठ भी नहीं रहा। प्रधानमंत्री तो इस तरह से देख रहे हैं ब्लैंक चेहरे से उस तरफ से। मतलब ये ओछापन और जो विपक्ष और जो लोकतंत्र है उसका समझिए एक तरह का अपमान है। ये विपक्ष का और राहुल गांधी का अपमान नहीं है, ये उसको मानना चाहिए। अब यूजीसी वाले पे आते हैं, मेरी राय थोड़ी भिन्न है। मैं देखिए ये जो इशू ये आया, कुछ लोगों ने डाले थे, पीआईएल, रोहित वेमुला के फैमिली और पल्लवी तड़वी जो है, जो 2 सुसाइड के केसेस थे, जो कि डिस्क्रिमिनेशन जो मतलब इस मतलब समझिए कि 75 साल और मतलब 70 साल के बाद आजादी के इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है यूनिवर्सिटीज में। और वो लोग दोनों बहुत मतलब उच्च शिक्षा में थे, और उनको वो ये इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। इसके बारे में जब आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो उस पर वो नियम बनाया, लेकिन नियम कॉम्प्रिहेंसिव नियम बना है और उसमें कुछ नया नहीं है। उसमें सिर्फ यही है जैसे कि उसमें जेंडर है, रिलीजन है, किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आपको आवेदन देना है। दूसरा है क्या कि सिर्फ उसमें जो कैटेगरीज हैं उसमें ओबीसी जोड़ा गया है, जिस पर कि ये लोग ये किए हुआ है। उसमें ऐसा कहीं नहीं, उसमें क्षेत्र के आधार पर भी अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है
उसकी भी आप ये कर सकते शिकायत डाल सकते हैं। और जो समिति है 10 इक्विटी कमिटी, उसमें भी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसमें सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में 5 कैटेगरीज हैं। एक है ओबीसी, एससी, एसटी, वो क्या कहते हैं विकलांग, और महिला। तो ये महिला तो 2 जो है किसी भी, और विकलांग तो किसी से आ सकते हैं। तो कमिटी में वर्चुअली जाति के आधार पर अगर मानेंगे तो सामाजिक आधार पर 3 ही लोग हैं जो उस कमिटी में है। 10 कमिटी में सिर्फ 30% उनका ये है, बाकी सब जनरल ही है एक तरह से। तो वो सारे, लेकिन वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि ये जो बना है रेगुलेशंस, जो 2026 का जो रेगुलेशंस आया है इक्विटी प्रमोशन वाला, वो उसके क्या, उसको विरोध कौन कर रहा है? उसका विरोध सारे उन्हीं के जुड़े हुए संगठन, और जो भी आप गोदी मीडिया के चैनल्स पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गोदी मीडिया और वो जो मतलब राजनीतिक विश्लेषक का मास्क लगा करके जो बीजेपी और आरएसएस का ये सब है, क्या कहते हैं प्रवक्ता, वो वही ये सब सवाल उठा रहा है। कहीं वकील को ले आया, कहीं कुछ करके, लेकिन है वही लोग जो उनके समर्थक है। मतलब ये है कि मैं तो मानता हूं कि इसको हवा देना चाहती है बीजेपी, फंसने वगैरह का मामला नहीं है। इसके पीछे मुझको जो अंदाजा लगता है कि जो इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत है, आपकी ये क्या कहते हैं फॉरेन पॉलिसी खत्म हो चुकी है, और जो मेरा अंदाजा है कि जो बजट आने वाला है उसमें वेलफेयर जो ये है, क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर्स हैं, उस पर कुठाराघात होने वाला है। उसका आपने नमूना देख लिया, मनरेगा हटाया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आने वाला है जो ये फ्री अनाज वाला है, उसमें भी पैसे की कटौती करने वाले हैं, क्योंकि नोटिस चली गई है बिहार में। लोगों ने मुझको दिखाया कि जो लोग 10,000 से ज्यादा आमदनी है, अगर उन्होंने इनकम टैक्स भरा है और 10,000 के ज्यादा आमदनी दिखाई 1,20,000 एनुअली, तो उनको वो राशन लेने का अधिकार खत्म किया। इसका मतलब है क्या कि 50% से ज्यादा लोगों का वो राशन से हटाना चाहते हैं। और जाति जनगणना का सवाल में वो जाति जनगणना कराना नहीं चाहते हैं, तो वो अब चाहते हैं कि मंडल जैसी स्थिति आए देश में, क्योंकि धर्म वाला जो मामला है और जो मोदी ब्रांड है वो हमको लग रहा है लूज कर रहा है अपनी ताकत, और उसका कुछ जम नहीं रहा है खेल। क्योंकि वो जो सोमनाथ में जाकर के भाषण दे आए, राम मंदिर का ये कर लिया, सारा टेस्ट कर लिया, कोई जम नहीं रहा है। वो जो गर्मी देश में जो मरो मारो पर जो उतारू करने वाली हिंदुत्व की जो एनर्जी है, वो हमको कहीं लग रही है कि कमजोर पड़ रही है। तो अब उन्होंने ये जो है मन विभाजन का ये रास्ता अख्तियार किया है। और हमको लग रहा है कि रिस्क, क्योंकि आप देखेंगे आरएसएस वगैरह के मैगजीन्स, तो आपको समझ में आएगा कि इस मुद्दे पर इसको हवा दे रहे हैं, वो इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं। तो ये अब उसको किस तरह से वो करेंगे, क्या वो सवर्ण को नाराज कर सकते हैं? मुझको लगता है नहीं कर सकते। और सारे संगठन जो आ रहे हैं इसके विरोध में, जो लोग आ रहे हैं वो सब संघी लोग ही हैं एक तरह से, या हिंदुत्व वाले ही लोग हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो जो है दूसरे लोग हैं, क्योंकि वो तो ये विभाजन करके क्या हासिल करना चाहते हैं और किस तरह से लोगों को मतलब एक तरह से उकसाना चाहते हैं या विभाजन पैदा करना चाहते हैं, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको लगेगा। लेकिन वो जो तत्व हैं जो सवर्ण के पक्ष में आ रहे हैं, वो सारे के नाम पर सवर्ण के पक्ष में क्या आएंगे, वो सारे लोग जो है उनके ही तरफ के लोग हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें नया कुछ नहीं है। इसमें जो एड्रेस करना था, 80% से ज्यादा ओबीसी के पोस्ट जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाला है वो यूनिवर्सिटीज में भरे नहीं गए हैं, वो खाली है। उसके बाद ऐसे ही हालत प्रोफेसर वगैरह में जो दलित और आदिवासियों में कहीं 1 है कहीं 2 है, तो वो सारा कुछ भी बना हुआ है। लेकिन उसको एड्रेस करने के बदले इन्होंने छात्रों में जो भेदभाव है उसका कैंपस के भीतर उसको एड्रेस करने का नाटक कम से कम किया है। तो और उसमें कुछ नया नहीं है। जेंडर वर्क प्लेस में जेंडर के खिलाफ का है ही पहले से कानून, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट पहले से ही है। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी बहुत सारे लॉज है, तो इसमें कुछ नहीं, वो सबका कंपाइलेशन है। सिर्फ जो मैकेनिज्म बनाई है, मैं मानता हूं कि मैकेनिज्म जो भी कमिटी ने बनाई है वो काफी मेहनत करके बनाई हुई है,
और उसमें तो ये भी है कि अगर मान लिया अगर जो फैसला एक कोई कमेटी देगी तो उसके खिलाफ अपील करने के भी इंतजाम है, और अपील के बाद एमिकस क्यूरी बहाल करके लोकपाल जो होगा वो जो है वो बाहर से थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन कराएगा। ये भी नहीं है क्या कि वो कमेटी ने आपको जेल भेज दिया, एफआईआर कराएगा लेकिन उसके खिलाफ आप जांच कराने का भी प्रावधान है। तो वो एक लीगल जो फ्रेमवर्क है वो बनाया गया है, और उसमें बहुत ये क्या कहते हैं जो ओबीसीज हैं या जो पिछड़े लोग हैं दलित आदिवासी, उनके लिए भी बहुत कुछ नहीं है, वो पुरानी चीजें ही है। लेकिन ये विभाजन करके क्या ये मैसेज उन लोगों को देना चाहते हैं, या अभी जो शंकराचार्य और बाकी जो लोगों के कारण ये जो वोट बैंक जो है ये क्या कहते हैं सवर्णों का वो खिसक रहा है, उसको कंसंट्रेट करना चाहते हैं। ये अभी हमको लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लेकिन विभाजन जो है वो इसका उद्देश्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। जी, विभाजन बिल्कुल, बटेंगे तो कटेंगे का नारा यहाँ दुरुस्त करने की कोशिश है, सीधे शब्दों में कहें। और क्योंकि ये नया डिवाइड एंड रूल तो अंग्रेजों ने दिया था, लेकिन अब ये नया नारा है बटेंगे कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। यही है ना शकील जी? शकील जी यही नारा है ना जी? तो ये इस नारा को दुरुस्त करने की कोशिश है, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कोशिश चल रही है। अधिकारी जो हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। चलिए, अधिकारी साहब ने इस्तीफ़ा तो नमक, हमने आपका नमक खाया है सरदार टाइप से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में हम होते हुए देख रहे हैं, आने वाले समय में शायद और देखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नज़दीक आएगी, अगले साल चुनाव है 2027 में, लेकिन उससे पहले माहौल बनाने की कोशिश वहाँ ज़रूर होगी। अमलेंदु जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्या ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों के ज़रिए यहीं से शुरुआत आप भी कीजिए, क्या यहाँ से ये मान लिया जाए कि असम में चुनाव है? बिल्कुल राजीव जी, यहाँ से माना जा सकता है कि असम में चुनाव है। और जैसा कि हमारे सभी साथियों ने कहा कि भाई इससे पहले तो कोई थीम नहीं हुआ करती थी, अब ये थीम क्यों आ गई? और थीम असम की ही क्यों आई भाई? उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं आ सकती थी थीम? बिहार की क्यों नहीं आ सकती थी थीम? कर्नाटक की क्यों नहीं आ सकती थी? आंध्र प्रदेश की क्यों नहीं आ सकती थी? असम में ऐसा खास क्या है कि जो थीम चाहिए थी? तमिलनाडु की क्यों नहीं हो सकती थी? केरल की क्यों नहीं हो सकती थी? असम की ही थीम क्यों? तो ये राजीव जी सवाल है। लेकिन ठीक है, चलिए, आपने कोई थीम बनाई थी, उस पर आपने कहा पटका पहनो, तो पहले तो पटका जो है वो उस थीम में था, आपने बनाया, तो ठीक, अच्छी बात है, आपने थीम बनाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी थीम बना सकते हैं। लेकिन राजीव जी, अब यह मोदी जी जो हैं वो अपमान कर रहे हैं नेता विपक्ष का दोनों सदनों के, और वो मोदी जी जो हैं वो मतलब परिचय नहीं करा रहे हैं। अब राजीव जी, यहाँ मोदी जी की मजबूरी कोई समझ नहीं रहा है। अब मोदी जी परिचय कराते अगर उर्सुला वोन डेर क्या हैं जो आई हैं यूरोपीय संघ की, तो किस भाषा में कराते परिचय और क्या परिचय कराते? अब मोदी जी की मजबूरी कोई समझने को तैयारी नहीं है। मोदी जी की मजबूरी ये है कि मोदी जी क्या कहते है ये कर देते, तो मोदी जी आखिर किस भाषा में बताते हैं उनको कि भाई ये कौन है क्या नहीं है? तो मोदी जी ने अपना मौन रखना सही समझा और सही किया। मोदी जी ने मुख खुलते ही राजीव जी सारी असलियत सामने आ जाती है। मोदी जी कितने ज्ञानवान हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी जो हैं उनका कितना एंटायर पॉलिटिकल साइंस है वो सामने आ जाता है एक विदेशी में हमारे के सामने। तो राजीव जी, अगर मोदी जी का ये ज्ञान भी अगर सामने आता तो ये भी तो देश का अपमान होता कि भारत का प्रधानमंत्री जो है वो अपने नेता दोनों सदनों के जो हैं उनका परिचय ही नहीं करवा पा रहा है। अब हिंदी में या गुजराती में तो समझा नहीं पाते कि ये क्या है, बताना पड़ता अंग्रेजी में या किसी और भाषा में, तो अब वो मोदी जी कहाँ से बताते? तो इसलिए मोदी जी को माफ कर देना चाहिए। बेचारों ने कोई इसलिए नहीं किया ये सब कि अपमान करना हो, चूंकि उन्हें आती नहीं है भाषा, तो इसलिए उन्होंने ये खामोश रहना उचित समझा। तो आप देखिए मोदी जी एकदम खामोश हैं, बिल्कुल बोल भी नहीं रहे। नमस्ते का जवाब भी जो है वो हाथ जोड़कर ही दे रहे, नमस्ते मुख से बोल भी नहीं रहे। तो ये उनकी राजीव की मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि इसको इसी तरीके से लेना चाहिए, उस पर कोई ज़्यादा विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मोदी जी का विवादों से बहुत अच्छा नाता है। मोदी जी चाहते हैं कि रोज रोज नए नए विवाद पैदा हों, पैदा करते भी हैं और उन विवादों के जरिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब इसी को लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है कि साहब पटका नहीं पहना। अरे पटका पहनने से क्या हो जाएगा?
जैसा कि कहा गया राजीव जी कि पटका पहनने से क्या वो एंजल चकमा जो वापस लौट के आ जाएगा? आपकी ही सरकार है ना उत्तराखंड में जहां नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ। कुल मिला के राजीव जी ये है कि चूंकि असम में चुनाव है और असम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जुबिन गर्ग की जो घटना हुई उसको लेकर बुरी तरीके से फंसी हुई है और कांग्रेस ने उसको जबरदस्त तरीके से घेरा हुआ है। तो इस चुनाव में जुबिन गर्ग को मुद्दा ना बनने दिया जाए, तो इसके लिए ये तरकीब निकाली गई कि पटका जो है उस पर बहस कर ली जाए। तो पटका पे बहस हो रही है और जुबिन गर्ग को आप नेपथ्य में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तरकीबें काम में आएंगी नहीं। मुझको ऐसा लगता है कि चूंकि ये तो बेचारी अब चली जाएंगी, ईयू की जो आई हुई है अध्यक्ष और ईयू कमीशन की, लेकिन चुनाव तो अभी तो 2 महीने बाद होगा, तब तक और नए मुद्दे आ जाएंगे। तो रोज रोज ये कहाँ से क्या क्या नई चीजें लेकर आएंगे। तो अभी अपमान पे ही पूरा चुनाव लड़ लिया जाएगा। तो अपमान और सम्मान की बात मोदी जी बहुत ज्यादा जानते हैं, तो वो करते रहते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि ये रही भी हो मंशा कि भाई अपमान किया जाए राहुल गांधी का और खड़गे साहब का, लेकिन ये अपमान ऐसे होगा नहीं, क्योंकि ये अपमान करने की चीज है नहीं। और आप प्रधानमंत्री हैं तो भाई ठीक है, आप प्रधानमंत्री रहिए। तो लेकिन राजीव जी ये संस्कार भी जो है वो भी सामने आ जाते हैं। इसके जरिए ये भी मालूम पड़ता है कि आपकी परवरिश जो है वो किन संस्कारों में हुई है। अगर आप उठकर खड़े हो जाते और उठकर नमस्कार करते खड़गे जी को, खड़गे जी उम्र में भी मोदी जी से बड़े हैं, काफी बड़े हैं, तो आप अपना एक संस्कारों का परिचय दे सकते थे। लेकिन संस्कार तो राजीव जी मिले हैं वो शाखा में। अब शाखा में जो संस्कार दिए जाते तो उन्हीं का तो प्रदर्शन होगा। तो ये अब शाखा के संस्कार का भी एक तरीके से प्रदर्शन हो गया। तो ये राजीव जी एक तरीके से। अब जहां तक राजीव जी ये जो यूजीसी का लाया गया है, जो नए लागू कर दिए गए हैं रेगुलेशंस और पुराने रेगुलेशंस खत्म किए गए हैं, इसमें 2-3 चीजें राजीव जी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि जो याचिका गई थी वो पायल तड़वी और रोहित वेमुला के मामले में, दोनों जो है वो वंचित समुदायों से थे और उनकी वो याचिका गई। रोहित वेमुला का मामला ये था कि उनकी माँ जो है वो दलित है और पिता जो थे वो ओबीसी थे, और इसके लिए उनका जो था वो सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था दलित वाला। ये कुल मिलाकर मसला था। और उसमें राजीव जी जो बीजेपी के एक नेता हैं, मंत्री रहे, उनका जिनका नाम आया कि साहब उन्होंने इसमें काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया डिस्क्रिमिनेशन में, वो खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं। तो यहाँ एक जो है वो चाल ये भी चली गई है कि इस तरीके से जो दलितों के ऊपर मामला होता है, आदिवासियों के ऊपर मामले ज्यादातर होते हैं, तो उसमें एक बचाव का रास्ता ये निकाल लिया जाए कि भाई अपने लोग जो उनको बचाया जाए। दूसरा, इसके पीछे जो एक साजिश जो समझी जा रही है राजीव जी, वो साजिश ये है कि इसके बहाने जो उसमें 2-3 जो बातें जोड़ी गई हैं उन पे सबसे ज्यादा आपत्ति लोगों को है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप फंड रोक लेंगे अगर आपके इसमें इस तरीके की घटना होती है। फंड रोककर आप जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जो सरकारी संस्थान है उनकी तरफ भी, ताकि इस तरीके की घटना आए, उसके बाद फिर आप कहें कि भाई आपका आप फंड रोक रहे हैं और संस्थान बंद, फंड रुकेगा तो संस्थान बंद। तो असली मंशा जो है इसके पीछे ये है, बताया ये जा रहा है कि साहब हम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लेकर आ रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अगर आपकी मंशा होती तो ये मंशा साफ दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि फंड रोकने की नहीं, फिर उसमें सजा की बात होती जिन लोगों को कि भाई जो करेंगे उसको सजा होगी, किस तरह की सजा होगी, उसके बहुत सारे कानून हैं, ये सारी बातें होती। लेकिन जो फंड रोकने का जो इसमें शामिल किया गया, इसको लेकर ये है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा जाए और इस तरीके की घटनाएं हों तो उसके जरिए जो है ये हथियार उनके सरकार के हाथ में आ जाए। तो इसको लेकर राजीव जी मुझे लगता है कि ज्यादा चिंताएं हैं। लेकिन बाकी जो ये प्रदर्शन हो रहे हैं ये सब इनके भक्तगण ही हैं जो अब तक थे। अब तक यही सब आकर राजीव जी हम लोगों क्या भी ट्रोल किया करते थे, तो वही सब जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भाई जिंदगी के मजे लो अच्छे दिनों के। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है तो इन बुरे करने के लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही हैं। आप ही बढ़ के वोट देते हैं, आप ही आकर यहाँ भी ट्रोल करते हैं, दूसरे को भी जाकर ट्रोल करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मोदी जी आपके साथ गलत कर रहे हैं तो भाई ये गलत करने का जो है वो ठेका किसने दिया? आप ही ने दिया है। तो जो बोया है उसको भाई काटिए, उसमें बुरी बात क्या है? तो मजे लीजिए अच्छे दिनों के। तो अच्छे दिन आ गए आपके लिए भी, तो अब चिल्लाना काहे को है? चिल्लाओ मत। ये भी है राजीव जी। जी, तो एक मुद्दा ये भी, ये मान के चलिए कि ये मुद्दा भी, यूजीसी का मुद्दा भी गर्म होने वाला है इस बजट सेशन में। उस पे बजट सेशन में क्या कुछ होगा ये तो प्रशांत जी हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा इस मसले पे, यूजीसी पर ज़रा आपका कमेंट।
तो राजीव जी ये 2 इस्तीफे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और एक इस्तीफा जो जीएसटी कमिश्नर शायद हैं उनका हुआ है, और काफी वो आहत हैं, रोते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये इस्तीफा उनसे क्यों दिलवाया गया या उन्होंने क्यों दिया, ये भी यही यूजीसी का मामला है, अटका हुआ है। ये बरेली के जो एक अधिकारी हैं और वो उनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री, वो सिटी मजिस्ट्रेट थे वहां पे, उन्होंने इसी यूजीसी के मसले पे इस्तीफा दिया, उसके जवाब में ये इस्तीफा हुआ है। जी। तो ये इस्तीफे भी, उसकी भी एक राजनीति चल रही है। लेकिन देखिए 2-3 बड़े ग्लेरिंग फैक्ट्स है, अभी सब लोगों ने बताया। रोहित वेमुला, पायल तड़वी मेडिसिन की स्टूडेंट थी, पोस्ट ग्रेजुएट की, उनको आत्महत्या करने मजबूर कर दिया गया। रोहित वेमुला का केस हम लोग जानते हैं। उसके अलावा दर्शन सोलंकी आईआईटी बॉम्बे में, सेंथिल हैदराबाद में, इस तरीके के सैकड़ों रोहित वेमुला, पायल तड़वी इस देश में हैं। उसकी गवाही ये है कि ये जो जातिगत हिंसा है यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में, 118% उसमें इजाफा हुआ है। जातिगत प्रताड़ना का 118% इजाफा हुआ है, दुगने से भी ज्यादा। तो एक समाज में बीमारी जो है उसका इलाज चाहिए। और जैसा अभी सब लोगों ने कहा कि अगर आपके अंदर कोई आपने गड़बड़ नहीं किया है तो आपको किस बात का डर है? जी। क्या आप वो लाइसेंस चाहते हैं कि हाँ हम प्रताड़ित करते भी रहेंगे, जो करते रहे हैं हजारों साल से, और हमको लाइसेंस भी मिलना चाहिए इसके लिए? ये क्यों मिलेगा? इसके अलावा देखिए कर्नाटक की सरकार सिद्धरामैया की और तेलंगाना की सरकार, दोनों सरकारें रोहित वेमुला बिल ला चुकी है असेंबली में। वो असेंबली से वहां पास हो चुके हैं, उनको कानून बनना है। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी देश में चल रहा था। अब दूसरी बात, जरा एक और दूसरा एक फैक्ट देख लीजिए। 45 यूनिवर्सिटीज हैं राजीव जी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जहां का वाइस चांसलर सीधे सीधे मोदी जी की सरकार चुनती है, तय करती है। इस 45 में एक वाइस चांसलर दलित है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब